जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 27। अच्छा जी, बच्चों, हमने जो डिस्कशन स्टार्ट करनी है ना, अब वो हमने करनी है सेल्स टैक्स पे। किस पे करनी है बच्चों? सेल्स टैक्स। किस पे करनी है बच्चों? जी बच्चों, ये जो सेल्स टैक्स है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है बच्चों? ये गवर्नमेंट जो है ना सेल टैक्स लगाती है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की एक शक्ल है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? यानी जो चीजें हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ये उसके ऊपर क्या होता है बच्चों, टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। समझे बच्चों? ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये। आओ बच्चों, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये खैर आपने FA1 में ये पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट। जी हम दोबारा इसको पढ़ेंगे जी। Understand and the nature and principles of sale tax. कहता सेल टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स imposed by tax authorities or government on the sale of goods and services. कहता it is charged as a percentage of the selling price. अब जरा ये बात फिनोमेना ये है कि ये समझने की कोशिश करें बच्चों। एक होता है जी सप्लायर और एक होता है बच्चों कस्टमर। दूसरा क्या होता है बच्चों? कस्टमर। कस्टमर ने ये टैक्स पे करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? मेरी बात समझे बच्चों? जो चीज है ना, चीज की प्राइस है जी 15 रुपए। कितनी है बच्चों? मैं ज्यूम करता हूं 5 रुपए। उसके ऊपर क्या है? सेल टैक्स। तो ये चीज कस्टमर को पड़ी कितने की बोले? 20 रुपीज की। कितने की पड़ी बच्चों? 20 रुपीज की। मेरी बात समझे बच्चों? अच्छा जी मेरे मासूम दोस्तों, अब दूसरी तरफ आ गया सप्लायर। क्या आया बच्चों? सप्लायर। अब बच्चों हमारी वैसे जो परचेज कॉस्ट है वो 15 है। सप्लायर की जो बच्चों सेल प्राइस है वो कितनी है बच्चों? बोलो शाबाश। वो 15 है हमारी परचेज कॉस्ट, उसकी क्या सेलिंग प्राइस। लेकिन ये जो 15 हमने टैक्स देना है उसने कलेक्ट करना है। क्या करना है बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? सेलर कलेक्ट करता है टैक्स। क्या करता है बच्चों? किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे बच्चों? मेरी बात समझे बच्चों? और हम टैक्स पे करते हैं। जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, इसने क्या करना होता है बच्चों? टैक्स को पे करना होता है। क्या मेरी बात समझे सर आप? बात समझे बच्चों? अच्छा जी डिफाइन कहता है जी इनडायरेक्ट टैक्स। कहता है इनडायरेक्ट टैक्स इज अ लेविड ऑन ट्रांजैक्शन रादर देन डायरेक्टली ऑन। एक होता है ना जी बिजनेस है, उसने प्रॉफिट कमाया तो बच्चों उस पर टैक्स लग गया, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कहता सेल्स टैक्स इज द कॉमन एंड वाइडली यूज। कहता जी एग्जांपल ऑफ एन इनडायरेक्ट। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा आइडेंटिफाई करना है बच्चों हु नीड्स टू रजिस्टर। क्या बच्चों? अंडरस्टैंड सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। हम आपको पता है जी बिजनेस में क्या होना होता है बच्चों? रजिस्टर्ड होना होता है। क्या होना होता है बच्चों? कहता बिजनेस मस्ट रजिस्टर विद द टैक्स अथॉरिटीज टू कलेक्ट और रिक्लेम सेल टैक्स। अब बच्चों जो बंदा, अगर सुनिएगा, एक होता है बच्चों देखो, हम जो बात अभी पढ़ रहे हैं ना, हम इस तरह पढ़ रहे हैं कि जी ये वाक्य ही इस तरह हो रहा है कि जी वो बंदा सेल टैक्स कलेक्ट कौन कर सकता है? बोलो शाबाश बच्चों। जो अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड बंदा है। कौन है बच्चों? हाँ इलीगली तो बंदा, एक बंदा रजिस्टर्ड भी नहीं और वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है बच्चों, ये इलीगल है। क्या है बच्चों? अगर एक बंदा, आप कहीं बच्चों, क्या उसका नाम है जी, कोई किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं या आप, क्या उसका नाम है जी, कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं, वो कहता है इतना सेल टैक्स है, तो आपको देखना चाहिए क्या वो बंदा रजिस्टर्ड भी है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ही हैज नो राइट बच्चों, उसके पास राइट नहीं है कि वो सेल टैक्स कलेक्ट करे। बात समझ रहे हैं बच्चों? जी अब मेरे भाई जरा बात समझिएगा। मैंने चीजें परचेज की, मैंने सेल टैक्स पे करना है। फिर मेरे भाई अब सुनिएगा मेरे भाई, अब चीजें पे करने पर क्या होता है? सेल टैक्स को पे करना पड़ता है। जब मैं चीजें बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा बच्चों? फिर मैं कलेक्ट करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? मेरी बात समझे? जो सेल टैक्स बच्चों मैंने पे कर दिया, ये मुझे रिक्लेम, मुझे क्लेम करने की इजाजत है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? मुझे ये क्लेम करने की क्या है बच्चों? इजाजत है। जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया, मिसाल के तौर पर मैंने 100 रुपया कलेक्ट कर लिया कस्टमर से सेल टैक्स, और मैंने पे कितना किया बच्चों? 80। अब मैं 100 में से 80 क्या कर दूंगा? बोलो शाबाश, माइनस कर दूंगा। मेरी बात समझे? आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं अभी जाके। जो मैंने कलेक्ट किया कस्टमर से, मैंने किसको देना है बच्चों? बोलो, मैंने टैक्स अथॉरिटीज को देना है। मैंने गवर्नमेंट को पे करना 100। ये मेरा ऑब्लिगेशन है। क्या है बच्चों? क्योंकि मैंने कलेक्ट किसके बिहाफ पे किया? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स तो लगा देती है बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना ये मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। क्या है बच्चों? वो क्या कहते हैं, वो चीज की प्राइस में ऐड कर देते हैं।
वो इनडायरेक्टली हमें जो है ना वो पे करना, वो हमें पे करना ही करना पड़ता है। बात समझ रहे बच्चों? तो गवर्नमेंट इस तरह करके ये टैक्स हमसे चार्ज कर रही होती है। अच्छा, जो कलेक्ट किया ये हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया, ये हमने कलेक्ट किया बच्चों कस्टमर से फॉर एग्जांपल ₹100 का, कितने का? लेकिन मैंने जब चीजें परचेज की थी तो मैंने भी तो टैक्स पे किया ना, वो मैंने किया कितने का? बोलो शाबाश, बोलो। वो मैंने 80 का, कितने का पे किया? अब इन दोनों को बच्चों नेट करना है। क्या करना है? अगर तो ज्यादा कलेक्ट किया तो 20 रुपए मुझे किसको देने पड़ेंगे? बोलो शाबाश, गवर्नमेंट को। और अगर मैंने ज्यादा पे कर दिया, 100 कलेक्ट किया, पे कर दिया मैंने 120, अब ये मैंने क्लेम करना है किससे? बोलो शाबाश, गवर्नमेंट से। मेरी बात समझे? ये प्रोसेस सारा समझ आया? आप इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। कहता जी ओनली रजिस्टर्ड बिजनेस आर ऑथोराइज्ड टू हैंडल सेल टैक्स। ये तो हमें समझ आ गया बच्चों, ये समझ आ गया बच्चों, और समझ आया। बाकी बच्चों कौन कौन से बिजनेस हैं जिसने रजिस्टर्ड होना है, वो कौन से होते हैं, क्या होता है, वो खैर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, और टैक्सेशन में पढ़ेंगे। किधर पढ़ेंगे बच्चों? जी, एक्सप्लेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड बिजनेसेस। कहता रजिस्टर्ड बिजनेस मस्ट चार्ज आउटपुट सेल टैक्स। अब ये आउटपुट टैक्स क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। फिर रिक्लेम, यानी इसका आउटपुट टैक्स का मतलब चले समझा देता हूं इधर ही बच्चों। जब हम सेल करते हैं ना, सेल, तो कस्टमर से जो कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं बच्चों? आउटपुट टैक्स। और बच्चों जो परचेजेज हैं इस पे हम टैक्स पे करते हैं। क्या करते हैं? ये हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट फ्रॉम, बोलो शाबाश, कलेक्ट किससे किया? कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स, या कंज्यूमर भी कह सकते हैं, जिसने कंज्यूम की चीजें इस्तेमाल की। जी, इनपुट टैक्स ये हमने परचेजेस पर पे किया। मेरी बात समझे बच्चों? कहता कंप्लाई विद द टैक्स अथॉरिटीज रूल्स एंड मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब देखें, कहता जी ये जितना आपने टैक्स पे किया, जितना बच्चों क्या उसका नाम है जी, आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीव किया, कहता है इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मेरी बात समझे? आप कहते हैं जी मैंने 100 जो है कलेक्ट किया, और बच्चों 80 आप कहते हैं जी मैंने ये पे किया है, तो आप कहते हैं जी 20 मैंने मजीद पे करना, मिसाल दे रहा हूं। तो बच्चों ये जो 80 होगा 100 होगा, इसकी प्रॉपर आपके पास क्या होनी चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन करने हैं। मेरी बात समझे बच्चों? जी, आगे कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन आउटपुट टैक्स एंड बच्चों क्या? इनपुट टैक्स। कहता जी आउटपुट टैक्स क्या होता है? आउटपुट टैक्स इज द टैक्स चार्ज्ड, कौन कर रहा है? बाय द बिजनेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कस्टमर। ये कस्टमर से कलेक्शन की है। क्या की है बच्चों? बात समझ आई सर? और बात समझ आई है? हेलो, बोलो तो सही भाई, और बात समझ आ गई है? जी, आगे है मेरे भाई इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है? कहता इज द सेल टैक्स पेड बाय द, बोलो शाबाश, इधर पेड का लफ्ज है, किसका लफ्ज है बच्चों? इधर है चार्ज का लफ्ज, किसका लफ्ज है बच्चों? कहता पेड बाय द बिजनेस ऑन इट्स, बोलो, परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके सर, ये है जी बच्चों जो हमने पे किया परचेजेज या सर्विसेज पे, ये क्या है? जो हमने चार्ज किया। क्या किया बच्चों? जी, जो कलेक्ट किया, जो क्या किया? कस्टमर से जो कलेक्शन की है। बात समझ आई सर? कोई आगे बात समझ? जी, आगे कहता अंडरस्टैंड सेल टैक्स पेएबल एंड रिक्लेमेबल सिचुएशंस। कहता एक्सप्लेन व्हेन टैक्स इज पेएबल। कहता इफ आउटपुट टैक्स ज्यादा है, क्या है बच्चों? किससे? किससे ज्यादा है? बोलो, इनपुट टैक्स से। किससे बच्चों? कहता द डिफरेंस इज पेएबल टू द टैक्स अथॉरिटीज। ओके बच्चों, ये बात समझ आती? ये बात समझ आई है? बोलो भी। ये बात ऐसे ऐसे नहीं बोलना होता है मुंह से। बताएं, अगर बच्चों आउटपुट टैक्स ज्यादा है, क्या है? किससे? किससे? इनपुट टैक्स से। किससे बच्चों? डिफरेंस कहता जी हमने पे करना है किसे बच्चों? बोलो शाबाश, अथॉरिटी, यानी हमारी लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। कहता दिस इज रिकॉर्डेड एज अ करंट, ये करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, नॉन करंट नहीं, करंट, इन द, बोलो शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ओके भाई, इधर तक कोई मसला? इधर आगे जी कहता इफ इनपुट टैक्स एक्सीड्स आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स अगर ज्यादा है, यानी हमने परचेजेस पे ज्यादा पे कर दिया, द एक्सेस इज क्या होगा बच्चों? रिक्लेमेबल फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटीज। इससे आप करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आप इसे करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? जी, आगे जी भाई इनपुट और आउटपुट समझ आया? इनपुट और आउटपुट समझ आया आपको या नहीं?
इनपुट आउटपुट समझ आ गया बच्चों आपको? अच्छा, डिस्क्राइब द सेल टैक्स रिटर्न प्रोसेस। जी, फिर हम इसके कैलकुलेशन पे आते हैं, अभी जरा ये थ्योरेटिकल बातें पढ़ लें बच्चों। अब सुनिएगा जरा बात, बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये ना डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट, क्या उसका नाम है, कानून होता है, लॉ होता है जी। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की बात करूं, आपको मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? एक होता है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न सालाना ईयरली बेसिस पे आपने फाइल करनी होती है। और बच्चों सेल टैक्स रिटर्न आपको ना मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करनी होती है अथॉरिटीज के पास। सही है बच्चों? इतना इनपुट है, इतना आउटपुट है, समझ आई बच्चों? बाकी फिर ये वेरी करता है, हर कंट्री का अपना अपना क्या होता है बच्चों, लॉ होता है। बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेल टैक्स रिटर्न पीरियोडिकली। वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ये तो जुरिस्डिक्शन कंट्री को देखना पड़ेगा। क्या था? रिटर्न कैलकुलेट्स द नेट अमाउंट पेएबल, और कुछ पे किया होगा, कुछ कलेक्ट किया होगा, तो कहता नेट करना है इसको, एंड इज सबमिटेड विद द अप्रोप्रिएट पेमेंट और क्लेम। ओके बच्चों जी। कहता एक्सप्लेन रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। कहता जी रजिस्टर्ड बिजनेसेस मस्ट मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स, परचेज एंड, कहता है इनको पता होना, इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, इतने की सेल है, इतने की परचेज है, और इतना क्या है बच्चों हमारा टैक्स है। कंप्लाई विद लोकल टैक्स लेजिस्लेशन। कहता जी जो आपका लोकल रिक्वायरमेंट है ना, जिस तरह पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान के कानून है सेल टैक्स का, कहता जी कंप्लाई करना है आपने, उस कानून को फॉलो करना है। क्या करना है बच्चों? उसके उसूलों को, कवानीन को। कहता वाइल रूल्स डिफर अक्रॉस, बोले शाबाश। कहता जी डिफर अक्रॉस कंट्रीज, हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं। कोर सेल टैक्स प्रिंसिपल्स आर कंसिस्टेंट ग्लोबली। कहता लेकिन जो सेल टैक्स का उसूल है ना, कि ये इनडायरेक्ट है, ये चीजों पे अप्लाई होगा, कहता ये कंसिस्टेंट है। क्या है बच्चों? और बात समझ आई मेरे भाई? इधर तक बात समझ आती है सर? और ठीक है जी। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए बच्चों। कहता जी स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल टैक्स आर ट्रू और फॉल्स। कहता द डिफरेंस इज पेड टू द टैक्स अथॉरिटी इफ आउटपुट टैक्स इज ग्रेटर देन, बताइए फॉल्स है ट्रू है? ट्रू या फॉल्स? अगर आउटपुट ज्यादा है बच्चों, हमने कलेक्ट ज्यादा किया इनपुट से, यानी परचेजेस पर कम है और सेल्स पे ज्यादा, तो बाकी फिर हमने क्या करना है? पे करना है ना बच्चों। कहता किस क्या करना है जी? पे टू द टैक्स। तो ये ट्रू बना, क्या बना बच्चों? ये ट्रू है। ओके जी, और सही है। कहता इनपुट टैक्स इज सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन, है सेल्स पे लगेगा या परचेज पे लगेगा? ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, मैं रिवाइज करवा रहा हूं बस आपको जी। बच्चों ये परचेजेस पे लगेगा, ये फॉल्स है। क्या है बच्चों? ये फॉल्स है। क्या है बच्चों? फॉल्स। डन जी। कहता ऑल बिजनेसेस चार्ज आउटपुट टैक्स ऑन सेल्स टू, नहीं ऑल बिजनेसेस नहीं बताएं, बल्कि कौन से? जो रजिस्टर्ड हैं। ये ऑल के लफ्ज से क्या? ऑल नहीं बच्चों, रजिस्टर्ड, ओनली रजिस्टर्ड जी, ऑल नहीं। ऑल के पास तो राइट ही नहीं है ना जी। द बिजनेस मस्ट कीप कॉपीज ऑफ सेल टैक्स इनवॉइसेस। बच्चों सेल टैक्स इनवॉइस क्या होता है? एक इनवॉइस होती है ना, इनवॉइस कहते हैं रसीद को, बिल को। कहता फॉर ऑल सेल्स एंड परचेज फॉर अ स्टैट्यूटरी मिनिमम पीरियड। ये लॉ हर डिफरेंट कंट्री का लॉ बताता है जी कि आपने 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, इतनी इतने दौरानिए के लिए, इतने सालों के लिए अपने पास जो है ना वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। मेरी बात समझे? ये जी इसे कहते हैं जी डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन पॉलिसी। क्या कहते हैं बच्चों? ये हर डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट रूल हो सकता है इसमें। अच्छा जी, अब मेरे चांद हम समझते हैं अंडरस्टैंड एंड अप्लाई सेल टैक्स कैलकुलेशन। जी आ जाए बच्चों इधर। क्या था? अंडरस्टैंड ग्रॉस एंड नेट अमाउंट। अब मेरी बात समझनी है आपने बच्चों। चीज की कॉस्ट है 90 रुपीज। क्या है बच्चों? ये इसके अंदर हमने 10 रुपए क्या ऐड कर दिया बच्चों? सेल टैक्स। तो अब मेरे चांद मुझे बताएं ग्रॉस अमाउंट कितनी बन गई? 100। और ग्रॉस कितनी बनी बच्चों? बोलो शाबाश 100। ये देखें इधर मिसाल दे रहा हूं। ये जी प्राइस कितनी है जी? सेल प्राइस कितनी है बच्चों? बोलो 90। कितनी है? $90। इसके अंदर आपने टैक्स ऐड कर दिया, सेल टैक्स। क्या कर दिया बच्चों? कितना कर दिया? 10। ये नेट अमाउंट है। ये क्या है बच्चों? बच्चों ये 100 क्या है? बोलो शाबाश। ये ग्रॉस अमाउंट है। क्या है बच्चों? बात समझ आई सर? बच्चों ये बात समझ आती है? और ठीक है। अच्छा जी, क्या था? द रेट ऑफ सेल टैक्स दैट अप्लाई टू सेल एंड परचेज विल वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कहता हर किसी का अपना अपना, हर कंट्री का डिफरेंट रेट हो सकता है।
सेल टैक्स कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आइदर द ग्रॉस और नेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। कहता है जी अब दो मसले हैं, दो बातें। कहता जी आप नेट अमाउंट को बेस बनाकर भी ग्रॉस, आप नेट अमाउंट को बेस बनाकर भी सेल टैक्स की कंप्यूटेशन कर सकते हैं और ग्रॉस अमाउंट को भी। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आप जरा सुनिएगा। चीज है मिसाल के तौर पे बच्चों, इधर देखो 90 की, ये इस टाइम कितने परसेंट पे पड़ी? 100% पे। इसमें 10% ऐड करें तो ये कितने परसेंट पे हो गई है? मैंने इधर अमाउंट चेंज कर देता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज ही ना हो जाए कहीं। आप इसे कर लें जी 400, कितना कर लें बच्चों? 400। इसे मैं करता हूँ 40, ये कितना आया बच्चों? 440। मेरी बात समझे बच्चों? और समझ रहे हैं? और समझ रहे हो? कहता आप नेट अमाउंट को बेस बनाकर भी कंप्यूटेशन कर सकते हैं सेल टैक्स की, और बच्चों ग्रॉस अमाउंट को भी। ये नोट कर लें जरा, परसेंटेज नोट कर लें आप। सारी गेम आगे इसी की है। जी मोहतरम, ओके सर, बच्चों कर ली नोट? इधर आए अब की पॉइंट्स बच्चों। अभी हमने इस एग्जांपल में क्या सीखा? नेट अमाउंट कितने पे पड़ी होती है? हमेशा 100% पे। इसमें टैक्स फिर ऐड होता है 10%, 15, 17 जो भी होगा बच्चों। फिर आपके पास ग्रॉस अमाउंट आती है। ये देखिए की पॉइंट्स। द नेट अमाउंट इज द सेल और परचेज प्राइस बिफोर, बोलो, सेल टैक्स, एंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड बच्चों क्या? बात समझ गए बच्चों? नेट अमाउंट हमेशा क्या होगी? अगर ये आपको इक्वेशन बनानी आ गई ना, फिर काम आसान है, आगे कुछ भी नहीं है। फिर कहता था ग्रॉस अमाउंट इज द सेल और परचेज प्राइस इंक्लूडिंग बच्चों क्या? अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, इसका मतलब वो कितने परसेंट पे है? वो नेट अमाउंट है ना 100। और अगर लिखा हो तो, अगर लिखा हुआ इंक्लूडिंग सेल टैक्स, इसका मतलब क्या है बच्चों? वो 100 से ज्यादा है। मेरी बात समझे हैं? बस ये चीज याद रखनी है आपने। कहता था ग्रॉस फिगर इज ऑलवेज 100% प्लस सेल टैक्स की परसेंटेज। डन। अगर लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग, ये अमाउंट सेल की या परचेज की एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, इसका मतलब वो कितने परसेंट है? 100%। मेरी बात समझे बच्चों? और समझ रहे हैं जी? और अगर मेरे मासूम दोस्तों, और अगर लिखा हुआ मेरे चांद इंक्लूडिंग, फिर इसका मतलब क्या? वो 100 से क्या है बच्चों? ज्यादा। ग्रॉस अमाउंट द सेल और परचेज प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स। नेट अमाउंट द सेल और परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग। और बात समझ आई चांद? आगे जी कहता था कैलकुलेट सेल टैक्स फ्रॉम द नेट अमाउंट। तो याद रखना बच्चों, इधर देखो, जो नेट अमाउंट है ना, आपने मल्टीप्लाई कर देना है बस उसकी क्या? मेरे चांद परसेंटेज से। और बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल जी, मैं कहता हूं जी $400, कितना बच्चों? $400। सेल टैक्स का रेट है 10%, तो बस ये आपका 40 पे आ गया बच्चों, सेल टैक्स आ गया। आ गया बच्चों? आ गया बच्चों? ये आसान तरीका। अगर बच्चों है टू कैलकुलेट सेल टैक्स फ्रॉम ग्रॉस अमाउंट, फिर क्या होगा? कहता फिर ग्रॉस अमाउंट पकड़े बच्चों, फिर आप फिर इस तरह का फॉर्मूला बनेगा सिंपल। 400 कितना बच्चों? 400। ये ग्रॉस अमाउंट है, ये कितने पे पड़ी है बोलो? फिर ये इस तरह होगा ना, ये 400 है, इसमें फिर ये ऐड हुआ होगा ना 40, तो ये कितना कितना बन गया? 440 बन गया ना। फिर ये नेट अमाउंट तो 400 है, तो ग्रॉस कितनी बनी बच्चों? 440। एज्यूम करें ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कितने पे आ गई बच्चों बोलो? ये नेट अमाउंट 100% है, ये मेरे चांद कितने परसेंट है जी? 100। ये 10% इसमें ऐड हुआ तो ये 110 पे पड़ी होगी। मार्जिन मार्कअप सिखाया था ना आपको, ये 440 110 पे पड़ी हुई है। आपको क्या चाहिए बच्चों बोलो? आपको नेट अमाउंट चाहिए, रिक्वायर्ड अगर नेट है तो 100 से क्या कर दे? मल्टीप्लाई। अगर आपको सेल टैक्स चाहिए तो कितने से कर दो मेरे चांद? 10 से। कितना आया? कितना आया? 40 आएगा ना बच्चों, 40 ही आएगा ना? नहीं 40 आ रहा है ना बच्चों जी? और बात समझे हैं? जिस तरह मर्जी कैलकुलेशन हो जाए जवाब तो सेम आएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है? इसने भी तकरीबन वही बात की, बस ये फॉर्मूला थोड़ा औखा सा करके लिखा है। बस समझ तो आ गई ना बच्चों आपको? अब आ जाओ मेरे चांद, ये नोट तो नहीं करना आपने?
अब इधर आ जाएंगे, कहता है एग्जांपल नंबर 1, बिंटा वर्क्स एज अ लग्जरी कार डीलरशिप, शी मेक्स अ सेल टू द कस्टमर कितने की बच्चों, $23,500 की, एक्सक्लूडिंग, बताओ एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या, ये फिर नेट अमाउंट 100% पे पड़ी है ना, कहता सेल टैक्स कितना 25%, हाउ मच सेल टैक्स इज चार्ज्ड, और कहता व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अब जरा सुनिएगा बच्चों, इधर इधर सुनो, ये है नेट अमाउंट, क्या है बच्चों, ये 100% है, बताएं कितनी, वो ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसमें ऐड क्या करें बच्चों, आप बताएं प्लीज, टैक्स ऐड कर दें, क्या करते हैं बच्चों, ये देखें इधर $23,500, ये कितने पे पड़ा है, तो बच्चों इधर देखें, इधर देखें इधर, अच्छा बल्कि सिंपल करें ना, ये तो नेट अमाउंट है, इसको क्यों हम मुश्किल कर रहे हैं हमें, 23,500, तो नेट अमाउंट है तो डायरेक्ट परसेंटेज लगा दें, कितनी बच्चों, कितना आया बच्चों, 5875, ओके सर, तो आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, कितनी आई, ओके बच्चों, ओके बच्चों, बात समझ आ गई सर। आप देखें ये आ गई आपके पास क्या, नेट अमाउंट पहले गिवन थी, ये टैक्स आ गया और दिस इज द ग्रॉस अमाउंट। अब आप खुद बता दें आंसर क्या बना जी, ये चार्ली बन गया ना बच्चों, डन सर, डन है बच्चों, ठीक है सर जी। आगे जी कहता जी ये मेरे भाई अब कितना है 33,000 अमाउंट है, क्या है बच्चों, इंक्लूडिंग, एग्जाम्पल 2 में इंक्लूडिंग, अब बच्चों देखो ये ग्रॉस अमाउंट है, क्या है, बस आपने ये इक्वेशन बना लेनी है इस तरह की स्टेटमेंट, ये नेट अमाउंट बच्चों, ये 100%, बच्चों ऐड इसमें क्या करना है बोले, टैक्स, बच्चों ये है जी 10%, कहता 10% है जी इस क्वेश्चन में टैक्स, तो बच्चों ये आपके पास ग्रॉस कितनी आएगी, 110%, डन बच्चों। अमाउंट कितनी है जी ये, इंक्लूडिंग सेल टैक्स वाली अमाउंट बताइएगा, ये तो परसेंटेज है ना, अमाउंट कितनी है बच्चों, 33,000, बच्चों अगर तो आपने ये 33,000, बच्चों ये कितने पे पड़ा है प्लीज बताएं, 110 पे पड़ा, कितने पे, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये नेट अमाउंट आएगी, अगर आप 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल है बच्चों, बताएं प्लीज, तो ये फिर बैलेंसिंग आ गया कितना, ठीक है, अगर आपने इस तरह नहीं करना तो 110 मल्टीप्लाई बाय 10 करें, ये आ जाएगा, और डन है, तो बताएं आप आंसर बताएं बच्चों, शाबाश, नेट, उसने पूछा जी अमाउंट, हाँ अब मजा आएगा बच्चों, इधर देखो, अब इधर देखें जरा, अब प्लीज इधर देखें, अब इसकी एंट्री करनी है, क्या करनी है बच्चों, अब प्लीज इधर देखें, अब दिस इज द सेल प्राइस, ये क्या है बच्चों बोलो शाबाश, ये सेल प्राइस है, ये पता है ना आपको, नहीं तो कोई मसला नहीं, अभी बता देते हैं, ये क्या है बच्चों सेल प्राइस, ये क्या है बच्चों टैक्स, और सही है, ये क्या है बच्चों बोलो शाबाश, ये टैक्स है, और ये क्या है जी टोटल अमाउंट है, क्या है बच्चों, और बात समझ गए हैं, बात समझ गए हैं बच्चों, अच्छा अब बताओ शाबाश, इधर देखो, इधर देखो, ये कितनी है बच्चों, इसकी नेचर क्रेडिट है, और ये टैक्स असल में पेएबल है, क्या है बच्चों, और ये अमाउंट रिसीवेबल है किससे बच्चों, देखिए मेरी बात सुने, अभी अभी भूल जाए आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपने कुछ चीज परचेज की जाके जी शॉप से, आपने कहा सर जी टोटल प्राइस कितनी है इसकी, उसने कहा सर जी आपने मुझे 33,000 देना है, कितना, आपने कहा यार चीज तो 30,000 की है, उसने कहा सर ये तो हमारी सेल प्राइस है ना, इसके ऊपर सेल टैक्स है 3,000 का, तो आपने अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, ये कितनी बनी बच्चों बोलो शाबाश, 33,000, कितनी बनी मेरे चांद, आपने तो इतना ही देना है ना, उसमें से दुकानदार अपनी सेल कितनी रिकॉर्ड करेगा 30, बाकी वो क्या, वो 33,000 की सेल नहीं रिकॉर्ड कर सकता, ये 3,000 तो ऑब्लिगेशन है इसका, क्या है बच्चों ये तो इसने गवर्नमेंट को पे करना है मेरे चांद, क्या करना है, मेरी बात समझ रहे हैं आप जी। अब इसकी एंट्री मुझे कौन बताएगा, डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा जी, बताएं, इधर देखें बच्चों, इधर देखो सेल, इधर देखें अमाउंट रिसीवेबल, बताएं रिसीवेबल कितना है बच्चों, बोल रहे रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, ये तो 110%, इससे 110% लेना है इसने, इसमें से इसकी सेल कितनी है, रेवेन्यू कितना है,
बच्चों सेल तो उसने नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है ना, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये एलिजिबल नहीं है 110 पे रिकॉर्ड करने के लिए जी। बाकी मेरे चांद 10% फिर क्या है, ये आपका सेल टैक्स पेएबल है। क्या है बच्चों, वो बात समझे हैं, सेल टैक्स पेएबल कितना बच्चों, ओ सॉरी सॉरी, ओके सर, आपने इस एंट्री को नोट नहीं करना, करना चाहिए आपको, नोट करना चाहिए बच्चों, इसको नोट तो करना चाहिए आपको। बच्चों क्या आपको बातें समझ आ रही हैं, मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा, ये ठीक है बच्चों जी। जी मोहतरम, ओके, ओए ओके है, नहीं समझे आप मेरी बात, वो समझ गए हो, आगे चलें, चलें आगे बच्चों जी। इधर आप जवाब बता देना आप लोग, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितनी है ये, और सेल टैक्स कितना 3000। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 सर आपका वेट कर रही है जी। कहता जी डेस्मोंड मेक्स 2 सेल्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर, वन कहता 800 की नेट प्राइस, यानी ये 100% है, एंड द अदर बच्चों कितना जी 1200, ये कहता और सेल टैक्स का रेट इतना है, इसका मतलब है ये 100% और ये कितने परसेंट बच्चों 120। कहता हाउ मच सेल टैक्स डज डेस्मोंड चार्ज ऑन दीज सेल्स। अब इधर देखो बच्चों, अब हमने निकालना क्या है, सेल टैक्स निकाल लेना, सेल टैक्स बच्चों पहले प्रोडक्ट ए, मैं इसके इसे प्रोडक्ट ए कह लूं, इसे प्रोडक्ट ए कह लूं बच्चों, और इसे मैं बी कह लूं बच्चों, क्या ख्याल है जी। प्रोडक्ट ए पे बता दें और बी पे, इधर देखें प्रोडक्ट ए पे कैसे निकलेगा बच्चों, इधर देखें ये 800, ये नेट अमाउंट के बेस पे निकलेगा ना, 800 मल्टीप्लाई बाय बोले शाबाश कितने परसेंट 20, कितना बना बच्चों, नेट अमाउंट पर डायरेक्ट रेट लगाते हैं, और जिधर आ जाए बच्चों ग्रॉस अमाउंट, फिर इसका मतलब है ये ज्यादा वाली अमाउंट है, इसमें सेल टैक्स शामिल है, ये 1200 है ग्रॉस, 1200 ये कितने पे पड़ा है 120 पे, तो 20 से इस तरह मल्टीप्लाई करें, प्लीज बताएं जी जी, 400 बना ना, ये कितना आएगा बच्चों 560, डन, कितना आ रहा है जी जी बेटा तुम्हारा 400 कैसे आ गया जी 360, ओके सर, आई समझ भाई, जिधर नेट अमाउंट है सिंपल आपने रेट लगाना है बस, ग्रॉस है तो बच्चों फिर इसका मतलब ये ज्यादा अमाउंट है ना, ये 1200 इसमें इंक्लूड है सेल टैक्स, ये 120 पे पड़ी होगी फिर, डन बच्चों, मतलब मुश्किल तो नहीं है जी, ओके सर। कहता जी इसको काट देना है आपने, ये जरा ऐसे ही बस, अकाउंटिंग कहता फॉर सेल टैक्स, अब इधर देखें सेल टैक्स अफेक्ट्स अ वैरायटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग, कहता कैश एंड क्रेडिट सेल, कैश एंड क्रेडिट परचेज, पेमेंट और रिसीट फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, ये पढ़ लेते हैं अभी। कहता जी इधर आए जी, कहता कैश एंड क्रेडिट सेल क्या है जी, अब जरा सुनिए, कहता व्हेन बिजनेस मेक कैश और क्रेडिट सेल दैट इंक्लूड्स सेल टैक्स, अब सुने, कहता टोटल अमाउंट रिसीव इंक्लूड्स बोथ नेट सेल एंड सेल टैक्स, ऐसी है ना बच्चों। कहता था नेट सेल इज रिकॉर्डेड एज इनकम, अभी जो मैंने आपसे बात की मैंने कहा सेल किस पे रिकॉर्ड होनी है, नेट सेल्स, कहता जी आपने आपने नेट सेल किया जी, ये आपकी इनकम है, बाकी तो फिर इजाफी जो एडिशनल है वो तो आपका पेएबल है, क्या है बच्चों, द सेल टैक्स पोर्शन रिप्रेजेंट्स आर लायबिलिटी टू बी पेड टू द टैक्स अथॉरिटीज। कहता इन मोस्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम दीज एंट्रीज आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन अ सेल इनवॉइस इज इशूड थ्रू द, कहता जो कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं ना सॉफ्टवेयर, कहता उनमें आप ना उसको क्या करते हैं, वो कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, वो जैसे ही आप एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिकली अपने अपने कोड में जाके बच्चों क्या होगा जी, आपने कहा जी हमने कस्टमर से रिसीव करना 3300 और इसमें सेल टैक्स है जी 5%, वो ऑटोमेटिकली क्या उसका नाम है नेट सेल प्राइस भी, वो सेल के कॉलम में सेल के डी अकाउंट के अंदर लेजर के अंदर वो अमाउंट चली जाएगी, टैक्स पेबल के अंदर एक अमाउंट चली जाएगी, बाकी अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप, इधर आइए आप जरा,
अब बच्चों ये ना एंट्री आपको समझाने की कोशिश की है। क्या था डेबिट क्या होगा बच्चों, बोलो अभी जो आपको बताया, ट्रेड रिसीवेबल या बोलो शाबाश, ये 100, ये किससे होगा बच्चों, ग्रॉस अमाउंट से। किससे होगा बच्चों, हमेशा ग्रॉस अमाउंट से, ठीक है, यानी एसेट है ये। कहता इंक्रीज विद द ग्रॉस वैल्यू, आगे लिखा भी हुआ है, डन बच्चों, ओ ठीक है। आगे कहता है सेल्स आ गई हैं, क्या आ गई हैं बच्चों, कहता है ये सेल्स किससे रिकॉर्ड करनी, नेट अमाउंट से, ओके बच्चों। और आगे कहता है जी सेल टैक्स पेएबल लायबिलिटी, कहता जी ये तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगा, डन। आपको एंट्री समझ आई बच्चों, एंट्री समझ आई बच्चों। अच्छा मेरे चांद अब ना सेल रिटर्न पढ़ना है हमने, क्या पढ़ना है बच्चों, सेल्स रिटर्न। पहले मैं इसके सामने ना सेल्स की एंट्री कर लूं जरा, या इधर हमने एंट्री की तो थी, एंट्री किधर की थी, इधर, चलो दोबारा कर लेते हैं, फिर क्या हुआ, दोबारा कर लेते हैं, हम घर से पढ़ने आए हैं बच्चों, हमें क्या जी, इधर देखें, ये डेबिट और ये क्या बच्चों, क्रेडिट। रिसीवेबल किस अमाउंट से होना है प्लीज बताएं, ग्रॉस अमाउंट से। किससे बच्चों, ग्रॉस अमाउंट से, ओके सर, ग्रॉस अमाउंट। बच्चों इधर देखिए, सेल कितने से क्रेडिट होनी है बच्चों, बोलो शाबाश, नेट अमाउंट से। और बाकी क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्स, सेल टैक्स पेएबल क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, ये है जी, जिस तरह हमने वो एग्जांपल की थी 440 वाली, और ये कितना है बच्चों, क्या 400, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 40, ये हमने सेल्स की एंट्री की, किसकी की बच्चों, सेल्स की। अब मैं बच्चों इसके बिल्कुल सामने एंट्री करने लगा हूं, किसकी, सेल्स रिटर्न की। अच्छा अगर टैक्स ना होता तो क्या एंट्री होती, मैं कहता जी सेल्स ये क्रेडिट है, इधर क्या होता, सेल रिटर्न डेबिट, और रिसीवेबल क्या हो जाता क्रेडिट। लेकिन अब बच्चों टैक्स भी अंदर है, तो बताओ रिसीवेबल ने तो हमेशा कितने से क्रेडिट होना है बताएं, फुल अमाउंट से, वेल डन, ग्रॉस अमाउंट हमेशा याद रखिएगा 440। बच्चों आप देखें इधर, और आपने इधर देखें, इधर सेल्स कितने से रिकॉर्ड की थी 400, इसे क्या कर दें, सेल्स रिटर्न कितने से, और बाकी मेरे चांद ये जो आपका सेल टैक्स पेएबल था, अब आपकी सेल ही नहीं है तो आपने पे क्या करना है, जो आपने किताबों में रिकॉर्ड किया था उसे रिवर्स कर दें, क्या कर दें बच्चों, क्या मेरी बात समझ आ रही सर आपको, ओके सर, ओके सर, कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको, आप नोट नहीं कर रहे या नोट करें, जी कर लिया नोट, चलें। अच्छा बच्चों ऐसा भी हो सकता है, कहता है जी 40% चीजें रिटर्न की हैं बच्चों, कितनी की हैं बोले शाबाश, तो फिर 440 का 40% कितना होगा बच्चों बोलो, फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है आपने। कहता जी 40% चीजें रिटर्न की हैं, ये मैं रेस कर रहा हूँ, 40% कितना होगा बच्चों, इसका 40 कितना होगा जी, इसका इसका करें ना, ये रिसीवेबल का 40% करें, 176, तो सेल्स का 40% करें कितना होगा, हाँ इसका करो ना 40, 1, तो बाकी फिर ये आ जाएगा, डन बच्चों 40%। और बात समझ गए हो, नहीं समझे, तो पहले आपको ये एंट्री पता होगी तो इसका 50% 40% करोगे ना बच्चों, ठीक है तलहा साहब,
जी कभी कभी आते हैं आप तो मेहमानों की तरह यार जी। सेल्स रिटर्न कहता सेल रिटर्न हैपन व्हेन कस्टमर रिटर्न गुड्स यूजुअली ड्यू टू एरर सच एज इनकरेक्ट और डैमेज आइटम्स। कहता जी जब डैमेज आइटम है वो चीज पसंद नहीं आई वापस कर दी। इफ द ओरिजिनल सेल इंक्लूडेड सेल्स टैक्स कहता अगर तो सेल्स के अंदर सेल टैक्स शामिल है द रिटर्न मस्ट ऑल्सो रिवर्स कहता फिर सेल टैक्स को भी अपोर्शन प्रोपोर्शनली आपने क्या करना जिस तरह मैंने आपको बताया 40%। तो जिस तरह सेल ने कम होना 40% रिसीवेबल ने 40% इसी तरह इसने भी सेल टैक्स ने भी 40% कम हो जाना है। दिस इंश्योर्स बिजनेस टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस अप्रोप्रिएटली। सर देखें वही एंट्री नहीं की जो हमने की है। रिसीवेबल क्रेडिट हो गया बच्चों, बच्चों डेबिट क्या हो गया बच्चों बोलो सेल्स, और ये सेल टैक्स भी डेबिट हो गया। डन। ये इसने रिड्यूस कर दी सेल, इसने ट्रेड रिसीवेबल कर दिए ग्रॉस अमाउंट से। ग्रॉस वैल्यू का मतलब वो जो 40% जो ग्रॉस है ये नहीं कि 100%, जो 40% है तो 40% की ग्रॉस अमाउंट। ये रेट किस पे लगेगा ट्रेड रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 40%। ये क्या होगा जी सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 40%। अब बात समझे तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जानी है। ठीक है। A refund of the sale tax on the sale represents a reduction in the business liability. Done बच्चों और डन है। ओए बच्चों बोलो तो सही। कहता जी ऑन 1 मार्च कहता जी डायरेक्ट सोल्ड गुड्स टू जैन द गुड्स हैज अ लिस्ट प्राइस ऑफ कितना बच्चों बताएं शाबाश $1000। कहता एक्सक्लूडिंग इसका मतलब भाई ये नेट अमाउंट है। क्या मतलब है जी इसका ये नेट अमाउंट है which is levied at 15% in the country कहता where Derek and Jan live। कहता the goods were dispatched on किस तारीख पे बच्चों कहता जी and Derek issued the invoice on that date। कहता आपने ओरिजिनल सेल की एंट्री करनी है। पहले क्या करनी है बच्चों सेल की एंट्री आपने करनी है जी। सेल्स की एंट्री सेल्स की जनरल एंट्री करनी है जी। कर देते हैं बच्चों। डेबिट क्या होगा और सर जी क्रेडिट क्या होगा जी मुझे बताएं बच्चों। पहले एंट्री कर लें आप बताएं रिसीवेबल डेबिट होगा सर रिसीवेबल डेबिट और क्या होगा बच्चों पहले एंट्री कर लें अमाउंट्स बाद में लिखते हैं। पहले काउंट्स बता देना हिट कौन कौन से होने हैं। और मेरे चांस बताएं सेल प्राइस नेट अमाउंट से नहीं सेल्स लिखते हैं बस। सेल्स कितने से बच्चों नेट अमाउंट से नेट अमाउंट। और ये क्या है बच्चों ग्रॉस अमाउंट। और ये क्या आ जाएगा बच्चों इधर इधर सेल टैक्स पेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों ये बैलेंसिंग आ जाए। ठीक है बच्चों। अब मुझे बताएं इधर बच्चों इधर बताओ। अच्छा इधर देखें कहता ये नेट अमाउंट है इतने से सेल्स ने क्या होना है प्लीज बताएं क्रेडिट। और सही है बच्चों सेल्स ने क्या होना क्रेडिट। अच्छा ये कैसे आता है ये नेट अमाउंट है ना 1000 मल्टीप्लाई में 15% टैक्स है ना बच्चों। तो नेट अमाउंट पे इसी तरह ही लगता है ना 15% है ना तो ये आ जाएगा बच्चों 150। तो ये मेरे चांस कितना हुआ 1150। डन डन बच्चों और डन है जी। क्या मेरी बात समझ पाए हैं सर ओए ओके है ओके। आगे ये एंट्री कर दी हमने। आगे कहता ऑन 2 मार्च जैन ने क्या किया चेक द गुड्स एंड डिस्कवर्ड सम ऑफ द आइटम्स वर ब्रोकन टूटी हुई हैं। द ब्रोकन आइटम्स हैड अ वैल्यू ऑफ कितना 120 एक्सक्लूडिंग। तो बच्चों आप देखें कहता और जैन ने कहा जी मैंने चीजें नहीं अब अपोलोजेटिक भी मादरत भाई चीजें सही नहीं है वो सर सॉरी एंड एग्री टू इशू अ क्रेडिट नोट। भाई डेबिट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट याद है आपको जी। चले मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आपको। ये मुझे बताएं बच्चों नहीं मैंने बताया वैसे कि नहीं मेरा नहीं ख्याल समझाया मैं समझा दूंगा जी। ये है जी सेल्स रिटर्न क्या है बच्चों इसकी जनरल एंट्री करनी है अब आपने जी। बताएं जी डेबिट और ये क्या सर जी क्रेडिट। अब मुझे बताओ बच्चों इधर देखो। अब मुझे बताओ कहता है एक्सक्लूडिंग क्या बच्चों सेल टैक्स। एक्सक्लूडिंग का मतलब फिर सेल रिटर्न कितने से बोलो शाबाश ये नेट अमाउंट ना 150 बच्चों। और जी अब सेल टैक्स पे तो नहीं करना है तो कम हो जाएगा सेल्स टैक्स पेबल ये कम हो जाएगा ना बच्चों। एंट्री 150 मल्टीप्लाई बाय नेट अमाउंट पे तो सेल टैक्स ऐसे ही लगता है ना। कितना आया बच्चों 15 है 20। और बच्चों ये फिर रिसीवेबल कितने से कम होगा रिसीवेबल ने कम हो जाना जी कितना 172.5 ना 172.5 बच्चे
ये क्रेडिट कम हो जाएगा ना, ये तो ग्रॉस अमाउंट से होगा बच्चे। ओ ठीक है, ये नेट अमाउंट से होगा। डन, कोई इशू बच्चों इसमें? पक्का हो गया कॉन्सेप्ट जी। आगे कहता है जी कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। क्या कह रहा है बच्चों? कैश एंड क्रेडिट परचेजेस। अब बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, जो सेल की एंट्री की है ना, परचेज की एंट्री उससे उल्टी होनी है। इधर देखें, इधर बच्चों क्या, इधर देखें, हमारा रिसीवेबल है, हम अगर सप्लायर हैं तो बच्चों कस्टमर पेबल रिकॉर्ड करेगा, पेबल क्रेडिट। रिसीवेबल किस अमाउंट से रिकॉर्ड किया था? ग्रॉस अमाउंट से। पेबल किससे करना है भाई? पे तो आप ग्रॉस अमाउंट से करेंगे ना। बाकी बच्चों जो परचेज कॉस्ट है वो नेट अमाउंट से आएगी। बाकी फिर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो? आपका जो सेल टैक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों? पेबल। फॉर एग्जांपल अब वही एग्जांपल करो 440 वाली, 440 से पेबल आ जाएगा, 400 से परचेजेज आ जाएंगी। और बच्चों हमने क्लेम कितना करना है जी? हमें वापस का टैक्स इस पे जो पे किया 40 का, हमने कहना जी सेल टैक्स डेबिट। ये एसेट होगा। क्या होगा बच्चों? ये हमने पे कर दिया ना, एडवांस में पे कर दिया जी। ये पढ़ें अब। कहता जी परचेजेस डेबिट होंगी एक्सपेंस विद द, बोलो शाबाश, नेट अमाउंट। और कहता जी एसेट आ जाएगा सेल टैक्स, आपने पे कर दिया ना, अब ये आपने क्लेम करना है। क्या है बच्चों? ये एडजस्टेबल है ना, विद द सेल टैक्स, ये सेल टैक्स। और कहता है ट्रेड पेबल, मेरे भाई आपने कैश या ट्रेड पेबल को हमेशा क्या लेना है बच्चों, बोलो? ग्रॉस अमाउंट से। डन, ये एंट्री सर, ये एंट्री आपके सामने आ गई। आगे बच्चों जनरल एंट्री है, और बात समझ रहे हैं? मैं लिख कर दे देता हूं आपको, आप हाना ही नहीं कर रहे यार जी। आपने परचेजेस रिकॉर्ड करनी है, परचेजेस डेबिट किस अमाउंट से? नेट अमाउंट से, यानी 400 से, हमारी वाली जो एग्जांपल थी शुरू वाली। और बच्चों आपने पेबल कितने से रिकॉर्ड करना है? बच्चों ये तो ग्रॉस अमाउंट से करेंगे ना, ये तो आपको 440 से करना पड़ेगा। बाकी फिर 40 क्या है बोले? बाकी 40 क्या है बच्चों? सेल्स टैक्स। ये आपका क्या है? एसेट। क्या है बच्चों? एसेट। डन, और डन है। ये आपका रिसीवेबल होगा ना, क्लेम करना है आपने। ये मैंने किसकी एंट्री कर दी? परचेजेस की। किसकी बच्चों? परचेजेस। अब मैं किसकी एंट्री करने लगा हूं? परचेज। बताएं अब परचेजेस क्या हो जाएंगी? प्लीज बोलें शाबाश। सॉरी, परचेज रिटर्न क्या हो जाएंगी बच्चों? क्रेडिट। किस अमाउंट से? मैं कहता हूं सारी रिटर्न हो गई है सारी जी। 400 से। कितने से बच्चों? 400 से। और बच्चों ये जो पेएबल है, पेएबल, ये कितने से कम होगा? ग्रॉस अमाउंट से। मिसाल के तौर पे 440। बाकी फिर 40 क्या है भाई? अब देखिए, आपने कहा था मेरा एसेट है, अब आपका एसेट तो नहीं है ना ये, आपने तो चीजें वापस कर दी हैं, परचेज रिटर्न। अब आपका एसेट क्या हो जाएगा? सेल्स टैक्स। एसेट। अब रिसीवेबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? कम क्रेडिट। डन, डन। चलिए ये नोट करें, जल्दी करें, शाबाश। ओके सर, डन सर। जी मोहतरम, डन। ठीक है, तो ठीक है बच्चों। ये क्रेडिट नोट जो है ना बच्चों, क्रेडिट नोट, ये वाला क्रेडिट नोट, ये क्रेडिट नोट जो है बच्चों, ये किस किस, एक होता है क्रेडिट नोट इशूड। क्रेडिट नोट इशू कौन करता है जी? सप्लायर। और बच्चों वही चीज रिसीव कौन कर लेता है? ठीक है जी। क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब ये होता है जी, इधर देखें, रिसीवेबल को कम करना, मतलब क्रेडिट नोट इशू किसी भी वजह से कम हो सकता है, रिटर्न की वजह से भी, क्या उसका नाम है जी, अमाउंट की कमी की वजह से, कोई भी रीजन हो सकती है। और बच्चों इसी चीज को मेरे चांद जो है ना, वो लाइबिलिटी, इधर देखें, जो क्रेडिट नोट इशू करेगा वो सेलर है। कौन है? वो रिसीवेबल कम करेगा क्रेडिट, इसीलिए हम कहते हैं क्रेडिट नोट इशू किया। जो उसने इशू किया वो इसी ने क्या कर लिया बच्चों? रिसीव कर लिया। समझे बच्चों? आप लिख लें, सेलर, सेलर विल इशू क्रेडिट नोट। सेलर विल इशू बच्चों, शाबाश बोलो,
क्रेडिट नोट। सेलर क्या इशू करेगा बच्चे, बोलो क्रेडिट नोट। क्या इशू करेगा, वाइल कस्टमर विल रिसीव क्रेडिट नोट। ओके बच्चों, जो वो इशू करेगा कस्टमर ने वही बच्चों रिसीव करना है ना जी। जी अच्छा जी, कहता जनरल एंट्री आपने करनी है जी, पोस्टेड टू मायास जनरल लेजर अकाउंट, ओके, ऑन द ओरिजिनल सेल ऑन द रिसीट ऑफ क्रेडिट नोट। ओके जी, कहता जी मायास के अकाउंट, माया बॉट यानी इसने परचेजेस की है ना, आप परचेज की एंट्री करनी है। सम गुड्स फ्रॉम ऋषि कितना जी 740 प्लस, यानी इसमें प्लस करना है क्या जी, बोलो शाबाश 25%। कहता आफ्टर रिसीविंग द इनवॉइस, कहता माया डिस्कवर्ड हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय वैल्यू वर फॉल्टी एंड कहता जी सेंड देम बैक रिक्वेस्टिंग अ क्रेडिट नोट। अरुषि एग्रीड एंड इशू अ क्रेडिट नोट फॉर इतना। इसमें प्लस क्या करना है बच्चों आपने, इसका मतलब है ये अमाउंट क्या है, नेट अमाउंट है। क्या है बच्चों, बात समझे सर, बात समझे हैं। अच्छा अब नेट अमाउंट जी, परचेजेस कितने से रिकॉर्ड करनी है जी, मैं इसी को रेज कर रहा हूं। परचेजेस कितने से रिकॉर्ड करनी है मुझे बताएं बच्चों, 600 लिखा हुआ है जी। जी कहता फ्रॉम ऋषि फॉर इतना प्लस, कहता प्लस ये, कहता ये तो अमाउंट है जितने की परचेज, प्लस इसमें ये भी तो ऐड करना है ना बच्चों 750 आपने, नहीं इंक्लूडेड नहीं है, ये पढ़ें। कहता जी माया बॉट सम गुड्स फ्रॉम ऋषि इतने की प्लस सेल टैक्स एट, वो इससे एडिशनल है, प्लस का लफ्ज लिखा ना। कहता इतने की ये तो परचेज या सेल प्राइस है बच्चे, प्लस कहता इसमें ऐड भी तो करे ना सेल टैक्स जी। ये नेट है मेरे चांद, ये नेट है, ये नेट है सर जी। जी 750। अब मेरे चांद इसमें करो ऐड, 750 मल्टीप्लाई बाय 25% करें कितना आता है, 187.5 जी। ये बताइएगा कितना बना। कहता इतने की परचेज प्लस, कहता इसमें ऐड करो ना, इसके मतलब एक्सक्लूडिंग जी 937.5। ओके बच्चों, अब कहता हाफ उसने वापस कर दी, कहता इसमें प्लस आपने सेल टैक्स खुद करना है। अब इधर देखो मेरे चांद, परचेजेस 750, तो जब कम हुई तो ये कितना बना बच्चों, ये कितना था 750, तो कितना बना, डिवाइड कर दो ना 2 से या मल्टीप्लाई बाय 50% कर दो 375। ओके ओके अच्छा अब बच्चों ये जो आपने पेपर रिकॉर्ड किया था 937.5, इसे भी 50% करें, बाकी बच्चों ये फिर बैलेंसिंग आ जाएगा कितना 90। ओके सर 93 पॉइंट किधर गया, डन बच्चों, डन और ठीक है जी। ओके बच्चों ठीक है जी, इधर देखिएगा जरा, ये 750 नेट अमाउंट है, इसमें प्लस आप करेंगे बच्चों टैक्स, क्या करेंगे फिर क्या बनेगी बच्चों, ये ग्रॉस अमाउंट। मेरी बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको, ठीक है जी। आगे जी, कहता लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, कहता पेमेंट टू और रिसीड फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज की समरी। कहता बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू पीरियोडिकली रिपोर्ट एंड सेटल सेल टैक्स थ्रू अ सेल टैक्स रिटर्न विच समराइज। बच्चों आउटपुट टैक्स, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल, इनपुट टैक्स क्या है बच्चों, ऑन परचेजेस, टैक्स पेड ऑन परचेजेस। अच्छा अब बच्चों आगे समझाने की आपको कोशिश की, कहता जी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न सबमिशन वेरीज बाय कंट्री एंड बिजनेस साइज, कॉमनली मंथली फॉर लार्ज बिजनेस। जो लार्ज बिजनेस है इन्होंने मंथली क्या उसका नाम है सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। बच्चों जो छोटे छोटे बिजनेस है उन्होंने क्वार्टरली या एनुअली, ये वेरी करेगा बच्चों कंट्री टू कंट्री। ये हमें क्वेश्चन नहीं आएगा इस तरह का कि जी बताएं, ये तो डिफरेंट है ना, ग्लोबली देखा जाएगा किस कंट्री में बैठे हैं। इफ आउटपुट टैक्स ज्यादा है इनपुट से, यानी हमने कलेक्ट ज्यादा किया, क्या किया, पेमेंट से पेड कम है, द बिजनेस ओज टैक्स टू द अथॉरिटीज एंड मस्ट मेक आ, बोलो शाबाश, पेमेंट। और सही है बच्चों, कहता जी इफ इनपुट ज्यादा है तो बच्चों फिर इसका मतलब है एंटाइटल टू अ रिफंड। अब इधर पढ़ लें जी, कहता अगर पेमेंट करनी है तो ये देखें इधर, कहता व्हेन बिजनेस मेक्स अ पेमेंट फॉर द बैलेंस ओड, जब पेमेंट कर दिया आपने तो बच्चों कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा और सेल टैक्स आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो शाबाश, मेरी बात समझे बच्चों
और बच्चों इधर कहता है जब रिसीव करेंगे रिफंड उनसे तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और सेल टैक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश। ओके, जो आपका एसेट था, जो आपका क्या था बच्चों, एसेट था। मेरी बात समझे बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? और बात समझ आ गई है सर? ये वो कहता है जब आप पेमेंट कर देंगे ना, जो आपकी लाइबिलिटी थी, तो आप कहेंगे जी लाइबिलिटी अब कम होगी है, रिड्यूस हो गई है, और एसेट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सही है, कैश या बैंक। जब मेरे भाई रिफंड होगा तो बहुत वजह से सुननी है बात, तो सर कैश या बैंक क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश। रिफंड हुआ तो डेबिट हो गया ना, पैसे आ गए अब आपके पास। और जो आपने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था, जो आप कह रहे थे मेरा क्लेम है जी, रिसीवेबल है, वो मेरे चांद क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा। डन, डन जी, ये आपका सारा ये था। हाँ, एक इसमें छोटी सी बात और भी आ सकती है। अगर बच्चों फॉर एग्जांपल 440 ये ग्रॉस, ये क्या है बच्चों, सॉरी नेट अमाउंट है 400, क्या है बच्चों 400 क्या है जी, मिसाल के तौर पे जी ये है परचेजेस, क्या है बच्चों, आपको मिला जी ट्रेड डिस्काउंट, लेस क्या करते हैं इसमें से, कहता ये 10% है, 40 ये आ गया। अब क्या आया बच्चों आपके पास 360। अब इसमें आपने ऐड क्या करना है बच्चों, टैक्स करना है, याद रखना। अब सेल टैक्स इसमें ऐड होगा, पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे, क्या करेंगे मेरे चांद, पहले डिस्काउंट। अब 360 मल्टीप्लाई पे देख लें बच्चों कितना है, 15 कितना करना है, 10 करना है। चले अब 36 ये है। अब मेरे चांद ये अब मेरे चांद आप इसमें क्या करोगे, ये अब ये 396 आपकी क्या बनी बच्चों, बोलो ये आपकी क्या बनी बच्चों, ये ग्रॉस अमाउंट बनी। बात समझ रहे हैं? पहले आप क्या करेंगे, डिस्काउंट की एंट्री कर लेंगे, डिस्काउंट एंट्री सॉरी कह रहा हूं, डिस्काउंट की एडजस्टमेंट कर लेंगे। डन। क्या प्लान की किताब के 2-3 क्वेश्चंस कर ले, छोटे छोटे कर लेते हैं, कर लेते हैं नाइस यार, आपसे मिलके अच्छा लगा, करके आएंगे। आज तक ये क्वेश्चन आपने बच्चों कोई नहीं करने आपने क्वेश्चन, मैं ही करवाऊंगा आपको, आपने क्या करना है, कर लेते हैं यार, कल फिर सारा दिन लगाओगे आप। चले मैं फिर एनआरबी के क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, कल मैंने करवाए थे ना। अब ये करने कहाँ से कहाँ तक है आपको तो ये भी नहीं पता होना ना। ये देखो ये देखते हैं ना, सेल टैक्स के क्वेश्चंस कहाँ हैं, सेल टैक्स के क्वेश्चन देख लें जरा कहाँ हैं, देख लेते हैं बच्चों हम इधर से। आपको बता दें, आपने कहा ना सर हमें मिले ही नहीं, बहाने तो इतने ज्यादा हैं, बहाने तो इतने, इसलिए मैं बता देता हूँ बच्चों आपको देख के। नहीं इधर से, हाँ ये आया ना बच्चों, ये देखो ये आपको पता चलेगा, ये पेज नंबर 30 से ऑनवर्ड्स 126 से लेके 147 तक, ठीक है, ये आपने करके आने हैं, ठीक है बच्चों, मैं कर ही ना जी। अच्छा इधर आए, कल का जो लेक्चर था ना बच्चों, कल का लेक्चर 26, इधर आए बच्चों, इधर आइए। नोट्सों में ना ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये एक दो डिस्कस कर रहा हूं मैं इधर से, ये बस बेशक आप ना कीजिएगा, जो मैं कर रहा हूं बस वही कर दें। इधर देखें, ये 5th क्वेश्चन पे आइएगा, कहता है व्हाट विल बी द कॉस्ट पर यूनिट इन अकॉर्डेंस विद IAS2। ये आप ना कीजिएगा, बस मैं करवा रहा हूँ वही देख लें बस, वो क्या प्लान में हमने कवर कर ली है। कहता जी परचेज 500 यूनिट्स, कहता कराची से एट अ कॉस्ट पर यूनिट, कितने की बच्चों कॉस्ट है 550। इसके अंदर शामिल है 10% बच्चों एडजस्टेबल सेल टैक्स, इसका मतलब ये 110% पे पड़ा हुआ है, ये 550 ग्रॉस है ना, तो बच्चों क्या इसमें शामिल होना चाहिए था, एडजस्टेबल टैक्स तो कभी भी शामिल नहीं होता बच्चों, नॉन एडजस्टेबल होता है। हमने जब भी टैक्स आएगा हमेशा उसे क्या एज्यूम करना है, नॉन एडजस्टेबल एज्यूम करना है, अगर कुछ ना बताया हो तो। इधर आए जी, अब आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो इसको 550 110 और बच्चों इसे सही कर लें इस अमाउंट को, यानी इसे 500 पे ले आए, किस पे ले आए बच्चों 500 पे। अब ये आपकी क्या है, सही परचेज प्राइस है। आगे क्या था जी, ट्रांजैक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹40,000, कितनी कॉस्ट है, was paid to bring inventory as present location which include इस 40,000 में क्या शामिल है बच्चों, 3,000 इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, हाँ होना भी चाहिए। और कहता है सेलिंग एक्सपेंस कितने, कॉस्ट कितनी शामिल है 7,000 बच्चों, ये इसमें शामिल है। अब आपने क्या करना है, लेस क्या करना है बच्चों, इधर देखें, सॉरी अब आपने करना जी इसमें ऐड करनी है कॉस्ट, कौन से वाली भला बच्चों, इधर इधर देखो, ये 40,000 है, इसमें से माइनस कर दें 7,000, डिवाइड करेंगे बच्चों नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है, ये 500 यूनिट्स,
1 यूनिट की नहीं है, ये कैसे हो सकता है? 1 यूनिट 500 का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40,000 है भाई, ये कैसे? 500 यूनिट्स, बताएं कितना आया? 66 आएगा ये, तो ये 566 आपका पर यूनिट जवाब आएगा। डन? डन बच्चों? डन है जी? और भी करवाएं फिर आपको क्वेश्चन? जी नहीं, छोड़ दें, ये तो करना ही नहीं है ना, छोड़ दें, बाकी भी ना करें। जी आप मुझे बता दें कौन से? अच्छा, किरण वैल्यू इट स्टॉक, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, किरण वैल्यू इट स्टॉक, ये है जी। ये देखें, इधर देखो जी, कहता किरण वैल्यू इट स्टॉक ऑन 30 अप्रैल, कहता है कितने का जी? 425,000 का। कितने का बच्चों स्टॉक है जी? इधर देखें जी, हमने एक फॉर्मेट बनाना है, क्या करना है आपको कल भी सिखाया था। ये जी स्टॉक आ गया, क्या आ गया बच्चों? कितने का जी? इस टाइम किताबों में 425,000 का। ओके बच्चों, फिर ऐसे दो ऐसे ना ट्री से बना लेने, ऐसी शक्लें बना लेनी है। इधर आएगा जी कॉस्ट, इधर क्या आएगा बच्चों? एनआरवी, और इन दोनों में से जो लोअर होगा ना इधर आ जाएगा। इधर आपने लिखना है गुड स्टॉक, और इधर आपने क्या लिखना है? डैमेज। क्या लिखना है? गंदे वाला खराब वाला नहीं कहते होते, क्या कहते हैं बच्चों? डैमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डैमेज। कल भी आपको बताया था बच्चों, जो एनआरवी है ना गुड की, वो तो बच्चों ज्यादा ही होती है, तो हमेशा लोअर क्या होगा? कॉस्ट। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनआरवी इन केस ऑफ गुड स्टॉक, वो तो भाई कोई पागल भी कंपनी बेचेगा। हाउएवर इट वाज डिस्कवर वन ऑफ द इन्वेंटरी जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 30,000। कितनी है बच्चों? इंक्लूडेड इन द अबव, इसमें शामिल है। इसका मतलब है इधर देखें, खराब वाले की कॉस्ट कितनी है? 30,000, और बाकी की बैलेंसिंग कितनी है बच्चों? गुड वाले की कितनी है? ओके सर, तो गुड वाले की एनआरवी ज्यादा होगी या कॉस्ट ज्यादा होगी? कॉस्ट कम, एनआरवी ज्यादा होगी, तो लोअर कॉस्ट ही होती है ना। असल में आपने स्टेप नंबर 1 है जी ऐसे शक्ल बनाना, फिर उसके बाद बच्चों ये तो रेलिवेंट नहीं है, इधर तो नॉट एप्लीकेबल है ना बच्चों, ये तो ज्यादा ही होगी ना, निकालने की जरूरत नहीं। फिर आपने इधर ना असल काम ये है, ये एनआरवी निकालना डैमेज वाले की। कहता कैन बी सोल्ड 70% ऑफ इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मल सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस भी नहीं दी, सेलिंग प्राइस दी होती तो मैं 70% से मल्टीप्लाई करता। कहता किरण नॉर्मली सेल गुड्स एट कॉस्ट प्लस 20। अब आपको ना इस इक्वेशन से क्या निकालना पड़ेगा? C प्लस P इज इक्वल टू S। ये बच्चों 20 है, ये प्रॉफिट 20 होगा ना, और कहता जी कॉस्ट इसमें ऐड करें 20। अभी हमने सेल टैक्स वाला क्वेश्चन भी किया, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा बच्चों? 120। अब बच्चों इधर देखो, अब इसकी कॉस्ट कितनी है खराब वाले की? 30,000। अब बच्चों 30,000 कॉस्ट है, अब आपने सेल निकालनी है, ये कितने पे पड़ा हुआ है? 100 पे। 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? 36,000। लेकिन बच्चों ये कितने का बिकेगा बताएं? 70% पे बिकेगा ना, 70%। वो कितना आता है बच्चों? 22,000, 25,200। कहता ये तो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है खराब वाला, उसके 70% पे सेल होगा, तो एनआरवी कितनी हुई बच्चों इसकी? मेरी बात ओहो, 25,000 कितना बच्चों? 200। मादरत बताएं लोअर क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। एनआरवी। ये आपका स्टॉक जो है वो बच्चों कितने से राइट डाउन हो गया? 4800 से। कितने से? टोटल कर लें बेशक करना है तो, 4800 से कम होगा आपका स्टॉक, ये होगा मेरा ख्याल है। ये टोटल स्टॉक कितने से? डन? डन और डन। आपका स्टॉक क्या होगा? एनआरवी एडजस्टमेंट करनी है अब आपने, तो एनआरवी एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है जी बताएं? ये वैसे इजाफी बात बता रहा हूं आपको। स्टॉक क्या हो जाएगा? क्रेडिट कितने से? और कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी? कितने से? ले सर। डन? डन? जी जी मैं अभी बता देता हूं जी, इधर तक बात समझ आई? इधर इधर सुनो, इधर बच्चों एक सादा रूल याद रखिएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है ना, जब आपकी प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम, हमेशा याद रखना एक फॉर्मूला, जब भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे होगी
चाहे वो कुछ भी हो, सेल हो, से रिटर्न हो, परचेज रिटर्न हो, जो मर्जी हो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आ रही है, आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम क्रेडिट साइड पे आ रही है तो बच्चों आपका प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर क्रेडिट साइड पे आ रही है तो बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम, वैसे भी आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल जो है एक्सपेंस है, ये जब बढ़ेगा डेबिट होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ, कहता बेस्ड ऑन अबव एडजस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इतने से आपका स्टॉक क्या है बच्चों? अगर आपने एंट्री नहीं की तो इससे इतने से आपका स्टॉक क्या है बच्चों? ओवरस्टेटेड है। यानी आपने अगर एंट्री नहीं की तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? अंडरस्टेटेड है। क्या है बच्चों? अगर अंडरस्टेटेड ही होगी ना, अगर आपने एंट्री नहीं की, उसका ये पढ़े ना, वो अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड के बारे में पूछ रहा है आपसे। अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड बेस्ड अपॉन अबव, अगर नहीं एंट्री की तो अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड होता है ना। अगर आपने एंट्री नहीं की तो आपका बच्चों देखो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? अंडरस्टेटेड। बच्चे कैसे? ये एंट्री नहीं की आपने, ये करनी थी, नहीं की ना, ये एंट्री नहीं की, इसका मतलब आपने कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट नहीं किया, आपने बढ़ाया नहीं है, तो अंडरस्टेटेड है ना कॉस्ट ऑफ सेल। बच्चे मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आपने ये एंट्री करनी थी, नहीं की। जब नहीं की तो इस टाइम अंडर ओवरस्टेटेड की बात करते हैं ना। दो है, अप्रूवल प्रीपेमेंट में भी समझाया था। अगर तो आप एंट्री कर लें, फिर लफ्ज लिखा होता है योर स्टॉक विल इंक्रीज, योर प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय इतना। जब आप एंट्री नहीं करते तो फिर वो पूछता है बताएं कितने से इस टाइम आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड है, ओवरस्टेटेड है। बच्चे मेरी सुन लें बात, इस टाइम आप इन्होंने एंट्री स्टॉक की है 30,000 से, होनी कितने से है? 25,200 रुपए से। यानी कॉस्ट ऑफ सेल पे अफेक्ट जाना चाहिए इतना, गया कितना है जी? अब कॉस्ट ऑफ सेल ही स्टॉक पे, अब आपका स्टॉक कम होना चाहिए, 4800 से। जब ये कम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होनी चाहिए। अब दो बातें हैं, अगर तो उसने आपसे ये पूछा कि बताएं कितने से इंक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा, तो आपने कहना कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ सेल 4800 से इस एडजस्टमेंट के बाद क्या होगी? इंक्रीज होगी। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो आपका एसेट और नेट एसेट डिक्रीज होंगे। ये क्वेश्चन है ही नहीं उसका, उसका क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन अबव एडजस्टमेंट बताएं बच्चों कितने से इस वक्त आपका प्रॉफिट, नेट एसेट, एक्सपेंस अंडर या ओवरस्टेटेड है। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एंट्री कर लें फिर पूछा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एंट्री बच्चों अभी नहीं की आपने, अगर आपने ये गलत वाला काम जो है इसकी करेक्शन नहीं की, फिर होता है अंडर और ओवरस्टेटेड। मेरी बात समझे? अगर आप ये एंट्री किताबों में नहीं करते इसका मतलब आपने स्टॉक को, एसेट को क्रेडिट नहीं किया, कम नहीं किया, और आपने कॉस्ट ऑफ सेल को किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया। क्या बात समझ आई? दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, एक पूछा जाता है इंक्रीज और डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका मतलब होता है अगर हम ये वाला काम कर लेंगे, अगर हमने ये काम कर लिया, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमारा एसेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एसेट डिक्रीज हो गया तो नेट एसेट भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। अगर कॉस्ट को बढ़ा दिया, हमारा प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये होता है इंक्रीज डिक्रीज। अंडर और ओवरस्टेटेड का लफ्ज जिधर भी आता है आपने हमेशा ये माइंड में रखना है कि हमने ये वाला काम अभी, ये करेक्ट वाला काम अभी नहीं किया, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल हमारी क्या है बच्चों? बोलो शाबाश, हमने डेबिट नहीं की। अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट नहीं की तो इसका मतलब है मेरे भाई हमारी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? अंडरस्टेटेड है। क्या है? ड्यू टू विच हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, तरतीब से चलें, कॉस्ट ऑफ सेल इस टाइम आपकी क्या है? अंडरस्टेटेड, जिसकी वजह से बच्चों आपका प्रॉफिट अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट आपका ओवरस्टेट। मेरे भाई फिर आपका अगर प्रॉफिट, तो बच्चों प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्लोजिंग स्टॉक, तो बच्चों आपका स्टॉक क्या है बच्चों? एसेट, यानी एसेट पे ले लेता हूं इफेक्ट में, एसेट भी आपका क्या है इस टाइम? ओवरस्टेटेड। आपके नेट एसेट्स भी क्या है? ये तीनों इस सेम सिमत पे चलते हैं, ये तीनों सेम सिमत पे चलते हैं, याद रखिएगा। आपके एसेट भी क्या है बच्चों? ओवरस्टेटेड। मेरी बात समझे? अब आप देखें ऑप्शन क्या है। जब भी अंडर और ओवरस्टेटेड का ऑप्शन आएगा ना, तो वो ना भी उसने बताया हो तो आपने हमेशा असम्पशन क्या लेनी होती है? अगर ये काम जो सही होना चाहिए था ना करें,
जो सही काम होना चाहिए था अगर ना करें तो कितने से चीजें अंडर और ओवर स्टेटेड है, मेरी बात समझे। और दूसरा सवाल में पूछता है इंक्रीज और डिक्रीज, इसका मतलब होता है अगर ये काम कर लें फिर कितने से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। आप बताएं क्या ऑप्शन बनेगा। प्रॉफिट इस टाइम आपका क्या है, हमने क्या डिसाइड किया, ओवर स्टेटेड, ये ऑप्शन तो है। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी क्या है बच्चों इस टाइम, अंडर स्टेटेड है। नेट एसेट्स नहीं, अंडर स्टेटेड नहीं है, नेट एसेट भी ओवर स्टेटेड है। 1 और 2 सही है तो चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ, ठीक है, ओके, आई समझ। याद रखिएगा अंडर और अंडर स्टेटेड ओवर स्टेटेड की जब बात करेगा ना, फिर आपने कहना है, आपने सही वाली एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद आपने कहना ये काम नहीं हुआ। सही है बच्चों, अगर नहीं हुआ तो कितने से चीजें ओवर अंडर स्टेटेड है। डन, डन बच्चों जी, ओके, कोई मसला, अब कोई और क्वेश्चन, एनआरवी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन, डन, ओके, चलें ठीक है बच्चों फिर। अच्छा बाकी क्वेश्चन ना कीजिएगा, ठीक है, इनफ प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, फिर हमें कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है बच्चों, ओके जी, इजाजत दीजिए बच्चों। अच्छा 1 मिनट, कल क्वेश्चन करके आएंगे, देख लें, ना किए हुए ना फिर देखो फिर आज का भी फायदा नहीं, तो मुझे अभी 20 मिनट लगा लेने दो यार, कराएंगे क्वेश्चन। चलो तो फिर इसका मतलब नहीं करने आप लोगों ने, फिर अभी कर लें थोड़े से, है ना, हाँ टेस्ट तो वैसे मैं सोच रहा हूँ टेस्ट आपका सेल टैक्स का और आपका चेंजेस इन इक्विटी दोनों का रख देते हैं, है ना, ठीक है, दोनों रख लेते हैं इकट्ठे। चलो आप इसी बहाने तैयारी तो करोगे ना, बस मजा आ गया बच्चों। ऑनलाइन वालों सेल टैक्स का टेस्ट आपका और बच्चों चेंजेस इन इक्विटी का, आ हा, अब आएगा ना मजा। ठीक है मेरे भाई, ओके, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।